70 घंटे में स्पेसक्राफ्ट 2,40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। 19 जुलाई को स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। अगले दिन नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ईगल मॉड्यूल के जरिए स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गए और चांद की सतह पर जाने की तैयारी करने लगे। उनके मॉड्यूल में केवल 30 सेकंड का ईंधन ही बचा था और अभी भी दोनों चांद की सतह से दूर थे। चांद की सतह पर पड़ा वेलकम पाकिस्तान इंडिया नंबर 1 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। गाइस, आपने बचपन से ही सुना होगा कि जो सूरज है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग्रुप होता है, और जो ये चांद है, चांद सूरज से रोशनी लेता है या सूरज चांद से रोशनी लेता है। जमीन चांद से बड़ी है, ये छोटी है, ये सब बातें आपने बचपन में सुनी होगी। जी हाँ, हमने भी सुनी है ऐसी बातें। एक और बात हमने सुनी है कि चांद की रोशनी कहाँ से आती है, क्या वजह है? ऐसे चांद में ऐसी क्या उनकी खुसूसियात है तो चमक रहा होता है और जिसकी बुनियाद पर रोशनी हमारे पास आती होती है? इज अ मेन क्वेश्चन। इसी पे एक वीडियो है यार आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। नासा जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा सर्चेबल डिप्लोमेटिक डिपार्टमेंट माना जाता है, उसने इस कंटेंट पर वीडियो बनाई है। एंड लेट्स सी कि वो बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे इंकशाफात कर रहे हैं, लेट्स सी कि कौन सी ऐसी वीडियो हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको वो यहाँ पर प्रूव करते हैं, और आपके तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार दबाएं तो लाइक, सब्सक्राइब और छोटा सा कमेंट कर दें, क्योंकि इससे हमें हासिल होगी आपकी मोहब्बत, प्यार और कॉन्फिडेंस हासिल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम सब अपने बचपन के दिनों में काफी जिज्ञासु हुआ करते हैं। कई तरह के विज्ञान, अंतरिक्ष से संबंधित सवाल, जैसे कि ये तारा क्या होता है और ये चमकता क्यों है, धरती गोल क्यों होती है, धरती जैसे और दूसरे ग्रह पर जीवन है या नहीं, ये चंद्रमा रात में रोशनी क्यों देता है, चांद धरती से कितनी दूर है। इस तरह के कई सवाल हम बचपन में अपने माता पिता, टीचर से पूछा करते थे। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम नासा है। 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इतिहास रचा था। एक बार फिर नासा ने कमाल कर दिखाया है। जी हां, नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन के चलते एक कैप्सूल एस्टेरॉयड बेन्नू का नमूना लेकर पृथ्वी पर उतरा है। यह कैप्सूल अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड का सैंपल लेकर अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में उतरा। नासा को इस सफलता के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ा है। लिहाजा सवाल उठते हैं कि धरती पर उतरा नमूना क्या है, इसके लिए भेजा गया मिशन ओसिरिस रेक्स क्या है, नमूने के धरती पर उतरने के बाद क्या हुआ, इससे वैज्ञानिकों को क्या हासिल होगा, इस नमूने की अहमियत क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, जो काम अमेरिका में नासा करती है, ठीक वही काम भारत में इसरो करती है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने चांद पर पहुंचने के साथ ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया। 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिस को कैनेडी स्पेस सेंटर से चांद के सफर पर भेजा गया था। अमेरिकी समय अनुसार सुबह 9:32 पर अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 ने उड़ान भरी। नासा के मुताबिक करीब 65 करोड़ लोगों ने इस नज़ारे को टीवी पर देखा। 76 घंटे में स्पेसक्राफ्ट 2,40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। 19 जुलाई को स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। अगले दिन नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ईगल मॉड्यूल के जरिए स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गए और चांद की सतह पर जाने की तैयारी करने लगे। उनके मॉड्यूल में केवल 30 सेकंड का ईंधन ही बचा था और अभी भी दोनों चांद की सतह से दूर थे। चांद की सतह पर पड़ा इंसान का पहला कदम ने दुनिया भर के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी थी। 20 जुलाई को शाम 4:17 पर स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों को नील आर्मस्ट्रांग की तरफ से एक मैसेज मिला। इस मैसेज में आर्मस्ट्रांग ने कहा, हम लैंड कर चुके हैं। इसी के साथ पूरा अमेरिका खुशी से झूम उठा। चांद की सतह पर कदम रखते हुए आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक इंसान के लिए ये एक छोटा कदम है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। इसके कुछ देर बाद एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे। दोनों वहां करीब 2.5 घंटे रहे। उन्होंने चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा भी लगाया। इसके बाद कुछ फोटो खींचे और रिसर्च के लिए सतह से मिट्टी इकट्ठी की। हालांकि कई थ्योरीज ऐसी भी हैं जिनके मुताबिक नासा का मशहूर अपोलो मिशन एक बहुत बड़ा झूठ था। रूस की रोसकोमोस स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन ने इसी साल मई में कहा था कि अब तक इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है कि अमेरिका कभी चांद पर पहुंचा भी था।
हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है कि नासा का एक कैप्सूल एस्टेरॉयड बेन्नू का नमूना लेकर हमारी पृथ्वी पर उतरा है। जिस मिशन के जरिए नासा ने यह कारनामा किया है वो ओसिरिस रेक्स था। दरअसल नासा ने रविवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। धरती पर उतरे सैंपल से वैज्ञानिकों को सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि धरती पर उतरा नमूना क्या है। नासा का एक कैप्सूल एस्टेरॉयड बेन्नू का नमूना लेकर हमारी पृथ्वी पर उतरा है। इसे भारतीय समय अनुसार रविवार रात 8:22 पर पैराशूट के जरिए यूटा रेगिस्तान में उतारा गया। यह रेगिस्तान अमेरिकी रक्षा विभाग के यूटा परीक्षण और प्रशिक्षण रेंज में आता है। एजेंसी के मुताबिक नमूने में करीब 250 ग्राम एस्टेरॉयड चट्टाने और मिट्टी है। जब इस कैप्सूल ने पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश किया उस समय उसकी गति 44,498 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी गति बंदूक से निकली गोली से 15 गुना से भी अधिक मानी जाती है। इस सफलता पर नासा प्रशासक बिल नेल्सन ने वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी। नेल्सन ने कहा, ओसिरिस रेक्स टीम को बधाई, आपने ये किया, ये कुछ असाधारण चीज लेकर आया। इसे पृथ्वी पर अब तक प्राप्त सबसे बड़ा एस्टेरॉयड नमूना बताते हुए एजेंसी प्रमुख ने कहा, यह मिशन साबित करता है कि नासा बड़े काम करता है। ऐसी चीजें जो हमें प्रेरित करती हैं, ऐसी चीजें जो हमें एकजुट करती हैं। यह मिशन असंभव था जो संभव हो गया। एस्टेरॉयड बेन्नू से सैंपल लाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में भेजी गई कैप्सूल को वापस लाने का अलग तरीका अपनाया गया। दरअसल पृथ्वी पर कैप्सूल को स्पेसक्राफ्ट नहीं लाया, बल्कि स्पेसक्राफ्ट ने ऊपर से कैप्सूल को नीचे धरती पर फेंका है। स्पेसक्राफ्ट ने इस कैप्सूल को नीचे ड्रॉप किया। इसे अमेरिका के उटाह रेगिस्तान में सफलतापूर्वक ड्रॉप किया गया है। नासा के लिए इसे ड्रॉप करना ही सबसे बड़ी चुनौती रही। यह पहली बार नहीं है कि जब एस्टेरॉयड से सामग्री पृथ्वी पर वापस लाई गई है। जापान ने इश्टर से नासा प्रसारण करेगा। वहीं शोधकर्ताओं की गुरुवार को नमूने से कुछ बारीक सामग्री इकट्ठा करने की योजना है। नासा से जुड़े वैज्ञानिक लॉरेटा ने बताया कि प्रारंभिक विश्लेषण से खनिजों और रासायनिक तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। जॉनसन स्पेस सेंटर के अंदर एक अलग साफ कमरे में वैज्ञानिक अगले 2 वर्षों तक चट्टानों और मिट्टी का विश्लेषण करेंगे। नमूने को भी बांटा जाएगा और दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। बता दें कि कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी भी मिशन के भागीदारों में है। लगभग 70% नमूना भंडारण में मौलिक रहेगा ताकि भविष्य की पीढ़ियां बेहतर तकनीक के साथ जितना संभव हो सके उससे भी अधिक सीख सकें। नमूना क्यों अहम है? नमूने के साथ आई चट्टानें और मिट्टी हमारे सौर मंडल की शुरुआत के बारे में अहम जानकारी दे सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेन्नू जैसे कार्बोनेसियस शुद्ध ग्रह पृथ्वी के निर्माण के दौरान जल्दी ही ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे पानी जैसे तत्व मिले। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेन्नू सौर मंडल की सबसे पुरानी सामग्री का प्रतिनिधि है जो विलुप्त हो रहे बड़े तारों और सुपरनोवा विस्फोटों में बनी है। इसी कारण से नासा छोटे पिंडों को समर्पित इन मिशनों में निवेश कर रही है ताकि वैज्ञानिकों की समझ को बढ़ाया जा सके और हमारा सौर मंडल कैसे बना, नमूने के पृथ्वी पर उतरने से शुद्ध ग्रह के बारे में भी जानकारी मिल सकती है, जिसके भविष्य में पृथ्वी से टकराने की आशंका है। दरअसल पृथ्वी के नजदीकी शुद्ध ग्रहों की संख्या के बारे में अधिक समझ अहम है, जो अंततः हमारे ग्रह के साथ टकरा सकते हैं। उनकी संरचना और कक्षाओं की बेहतर समझ यह अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण है कि कौन से शुद्ध ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब आ सकते हैं। वास्तव में बेन्नू को संभावित रूप से खतरनाक शुद्ध ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नासा का सुझाव है कि 2100 के दशक के मध्य के बाद और कम से कम 2300 तक इसके पृथ्वी पर टकराने की 1750 में से एक संभावना है। अनुसंधान का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र शुद्ध ग्रह की कार्बन से भरी सतह है, जिसका अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए उत्सुक हैं कि क्या ऐसी वस्तुएं जीवन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री जैसे कार्बनिक पदार्थ और पानी पृथ्वी पर ला सकती थी। ओसिरिस रेक्स मिशन में पता चला कि ऊपरी सतह ठोस नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से भरी है, जिसका व्यास 500 मीटर है। डायनासोर को खत्म करने वाले चिक्सुलब उल्कापिंड से यह काफी छोटा है। अन्य शुद्ध ग्रहों की ही तरह बेन्नू भी प्रारंभिक सौरमंडल का अवशेष है। 4.5 अरब साल पहले जब सौरमंडल बना था तब से बेन्नू में कोई बदलाव नहीं आया होगा। इसी कारण वैज्ञानिकों को इसमें खास दिलचस्पी है। ये बता सकता है कि पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह कैसे बने। इसके अलावा इनमें कार्बनिक अणु हो सकते हैं जो माइक्रोव के लिए जरूरी हो। इसे सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड माना जाता है क्योंकि ये 150 साल बाद धरती से टकरा सकता है। हालांकि इसकी सिर्फ संभावना है।
आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है, और क्योंकि 1979 में पहली बार जो अमेरिका उसने कदम रखा था चांद पर, और ये सारा मटेरियल को इकट्ठा करके आए चांद से। बिल्कुल यार, उन्होंने वो चीज़ें दिखा दी, बता दिया जो कि लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, कैसा भी हो सकता है। और इस तरीके से भी हम सैंपल ले सकते हैं बगैर बंदे के। वहाँ जो एक टेक्नोलॉजी जो है, नासा जो है दुनिया में वन ऑफ दी ग्रेट डिपार्टमेंट जो कि ये सब कुछ यानी कि जो भी एग्जीबिशन है यहाँ पे वर्क कर रहा है और हर चीज़ को रियलिटी में तब्दील कर रहा है जो इंसान की पहुँच से यानी कि दूर है, तो कोशिश कर रहा है वहाँ उस पर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है यार, नासा की रिसर्च के तहत ही हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हमें मुकम्मल चीज़ों की मालूमात होती है, ये सियारों की या मुख्तलिफ और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इनके तहत मिलती है, क्योंकि ये ही रिसर्च कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, फिर ही हम तक ये मालूमात मिलती है। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि दोबारा से की कोशिश करे अमेरिका क्या करेगा? इंडिया इसी साल पहुंच चुका है जी, इंडिया पहुंच चुका है, यानी वो तो बाकी पहुंच चुके हैं, वापस भी आए कि नहीं आए? ओह माय गॉड, आई डोंट नो। अभी इसके बारे में चंद्रयान 3 जो गया था उनका चांद पर, अभी तक पता नहीं वापस भी आए कि नहीं आए। एंड अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अदरवाइज ये वीडियो कैसी लगी इन्फॉर्मेटिव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहले मत मैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आखिर हम लाते रहेंगे इसी चैनल पर। बिल्कुल एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना इसके हवाले से कि कैसी लगी आपको वीडियो, और अच्छा सा लाइक भी कर देना यार, एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत की है भाई ने यार। बिल्कुल, इंशाल्लाह वी होप के यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।